फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे दाब के सेकंड पार्ट में कि दाब के कुछ अन्य मात्रक होते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और बार बताया था, लेकिन कुछ और भी इसके मात्रक होते हैं। जैसे एक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एक होता है पास्कल, एक होता है बॉर, एक होता है टॉर, एक होता है एमएमएचजी। ठीक है, एमएमएचजी। अब ये वन लाइनर के क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक पास्कल बराबर दिया रहता है, एक पास्कल बराबर इनमें से क्वेश्चन में दिया रहेगा एक पास्कल बराबर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको यही चार मिल जाएंगे और गलती से आप लोग किसी में एक में टिक कर देंगे, लेकिन सही आंसर कभी नहीं टिक हो पाता, क्योंकि क्या होता है कि प्रेशर बहुत रहता है ना हम लोगों के ऊपर, टाइम का भी रहता है। तो इसको आप लोग सीधा से याद कर लीजिए कि एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर ये भी देखना रहता है कि किसके पदों पे आंसर आ रहा है। एक बार बराबर कितना हो जाएगा 760 टॉर, और एक टॉर बराबर 1 एम एम एच जी। ठीक। द्रव दाब क्या होता है कि मैंने इसको लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि द्रव दाब होता क्या है। कि जब कोई बर्तन है, मान लीजिए ये कोई बर्तन है, पॉट है, ठीक। बर्तन पे तुमने क्या करा, लिक्विड डाला, लिक्विड डाला, ये इधर से पूरा फिल हो गया बर्तन पूरा। जब कोई द्रव किसी बर्तन में भरा होता है, ठीक है, तो ये बर्तन पर इसकी जो दीवारें हैं, जिस जहां तक लिक्विड, मान लीजिए आपने लिक्विड यहाँ तक भरा, ठीक है, तो ये जहां तक लिक्विड मतलब छू रहा है इस बर्तन के सरफेस को, उस पर एक समान रूप से दाब डालता है। ठीक है, इसका अगर हम लोग और देखते हैं दूसरी मेथड से, कि द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार बर्तन की दीवार तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले द्रव को दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक, ये पी हो गया। एच क्या हो गया, बर्तन की हाइट हो गया, मतलब जितने तक कि उसका सरफेस को टच कर रहा है। डी मतलब आपका हो गया घनत्व, डेंसिटी। जी मतलब आपका क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, द्रव दाब आपको समझ में आ गया। कोई बर्तन है, द्रव डाला, बर्तन पर भरा जा रहा है, तो बर्तन पर एक दाब डालता है, दैट इज कॉल्ड द्रव दाब। P बराबर HdG। मतलब अब इसके भी देखिए नए कॉन्सेप्ट बनते हैं कि अगर P, ये देखिए मैं इसको यहाँ समझा रहा हूँ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल G। मतलब हाइट को अगर तुम बढ़ा रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ेगा, हाइट को अगर कम कर रहे हो तो प्रेशर घटेगा। सेकंड वाला देखिए, डी, घनत्व को अगर तुम बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा, घनत्व को अगर कम कर रहे हो तो प्रेशर घटेगा। इसी प्रकार इसमें भी गुरुत्वीय त्वरण का भी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट में, अकर्मडीज क्या होता है। अकर्मडीज काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन आया करता है कि समझ नहीं पाते अकर्मडीज क्या होता है। अकर्मडीज मतलब, मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि जब कभी भी आपको तैरना शब्द आ जाए, कोई वस्तु है जो तैर रही है, मतलब इफ एनीथिंग, कोई वस्तु है उसपे तैरने का गुण हो रहा हो, तो वो किस सिद्धांत पर आधारित है, अकर्मडीज। क्या है, अकर्मडीज। ठीक, इसकी डिफिनेशन है कि कोई वस्तु को किसी द्रव में आंशिक रूप से भिगोया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक, नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि पानी है, तालाब है, आपको सुबह सुबह मन किया कि आज हम लोग तालाब में आएंगे। ठीक है, आप कूदे, जैसे ही आपका ये मान लीजिए ये आपका पूरा शरीर इस पानी के तालाब में अंदर है, लेकिन आपका जो माउथ है, फेस है, वो पूरा आपने तली के ऊपर रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ महसूस होगा कि आपके लगता है नीचे इज लाइक अ बैलून, आपको समझ में आएगा कि हाँ यार हमारा भार तो कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत लाइटली फील कर रहे हैं। जब भी आप अपने सर पानी की सतह के सरफेस के ऊपर आप अपने सर को और अपने हाथ को ऊपर ले यहाँ पर रख सकते हैं, तो आपको देखेंगे कि आप बिल्कुल बैलून टाइप के लगते हैं। तो वही जो भार में कमी आती है वही किस पर आधारित है, अकर्मडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, उत्प्लावन बल की बात करते हैं। तो उत्प्लावन बल को मैंने ये नेक्स्ट है, मतलब कि उत्प्लावन बल होता क्या है, तो मैंने इसकी डिफिनेशन नहीं लिखी है, इसका एक क्वेश्चन बता के मैं बता देता हूँ डिफिनेशन होती क्या है। देखिए,
उत्प्लावन बल आप लोग नोट कर लीजिएगा कि वस्तु के डूबे हुए आयतन और द्रव के घनत्व पर वस्तु के डूबे हुए आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। इसका मान वस्तु के आकार और आकृति द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर नहीं करता। मतलब नहीं समझे कि आ गया परीक्षा में एफओस में कि उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। ठीक है, आपको 3-4 क्वेश्चन दे दिया। ठीक, कि क्या बोलते हैं, आकार हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्लावन बल जो होता है, उत्प्लावन बल यह ना तो आकार पे, यह ना आकार, ठीक, आकृति, ठीक, भार, द्रव्यमान, घनत्व, इनमें से इन तीनों, इनमें से मतलब इस सब में से किसी पर निर्भर नहीं करता। ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है ये तो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं बताया किस पर नहीं करता है। ना तो आकार पर निर्भर करता उत्प्लावन बल, ना आकृति, ना भार, ना द्रव्यमान, ना घनत्व। अब बात आती है कि निर्भर सिर्फ किस में करता है, तो वस्तु के डूबे हुए आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। इसको लिख लीजिएगा, वस्तु के डूबे हुए आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब उत्प्लावन बल होता क्या है, ठीक है, उत्प्लावन बल जो होता है वो वस्तु के भार की में कमी जो होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक, कोई वस्तु है, हवा में भार 54 है, कोई बात नहीं, ठीक है, पानी में इसका भार 44 है। ठीक है, उत्प्लावन बल मैंने बताया, उत्प्लावन बल जो होता है वस्तु के भार में कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो वस्तु का उत्प्लावन बल का ये फॉर्मूला है। क्या है फार्मूला? वस्तु का हवा में भार माइनस वस्तु का पानी में भार। हवा में भार कितना हो जाएगा 54 है, पानी में भार 44, तो कितना आ जाएगा 10। उत्प्लावन बल कितना हो जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश कर रहा हो तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, किसके कारण? घनत्व अधिक हो जाने के कारण, घनत्व कम हो जाने के कारण, द्रव्यमान कम हो जाने के कारण, या घनत्व के पहले बात है। तो इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका डायरेक्ट सीधा सा आंसर हो जाता है घनत्व के अधिक होने के कारण। क्यों? क्योंकि जो अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्मल जो पानी का घनत्व होता है, नॉर्मल पानी का जो घनत्व होता है, नॉर्मल वाटर लिखा है, ठीक है, नॉर्मल वाटर का होता है 1.03 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो समुद्र का होता है, समुद्र वाला डेंसिटी होता है वो होता है 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, ये यहाँ पर 1 होगा, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये नॉर्मल पानी का है। समुद्री घनत्व देखिए ज़्यादा है, ठीक है, तो नदी से जब समुद्र में जा रहा है कोई जहाज तो इसका घनत्व ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ा सा अपना इस तली उड़ जाता है, ठीक है, थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। फिर तो इसका कॉज क्या है कि घनत्व अधिक होने के कारण जो समुद्र का घनत्व होता है वो अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बर्फ को मान लीजिए कोई बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, समुद्र का पानी आप कहीं से भर के ले आए, ठीक है, ले आए, पानी में तैरा दिया तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? ठीक है, मान लीजिए ये आइस का टुकड़ा है, ये नीचे क्या है समुद्र का वाटर। मैंने बताया है कि समुद्र का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक, तो अगर ये तो बेसिकली है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। आंसर इसका 1/10 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछ ले क्यों होता है तो समुद्र का घनत्व तो अधिक होता है। कभी कभी पूछ लेते हैं, आपके कोई छोटे छोटे भैया होते हैं वो पूछ सकते हैं कि भैया समुद्र का घनत्व कितना होता है, तो आप बता सकते हैं 1.03 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नॉर्मल पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड जय हिंद।